हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। और आज हम लोग इसमें 9 दिसंबर 2024 को जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था उसके जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि 2 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसके तीनों शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और आज हम लोग जो 9 दिसंबर को पेपर हुआ था उसके पहले शिफ्ट के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और मैंने इसमें 40 क्वेश्चन लिया है, सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के ही है। तो अभी हाल ही में पेपर हुआ है तो ज़्यादा संभावना बनती है कि कई क्वेश्चन तो आप लोगों को इसी में से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग पाएंगे कि कई सारे क्वेश्चन आप लोग यहीं से देखने को पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ओणम त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। अब यही क्वेश्चन आया था उसमें। अब आप लोगों को आसान लगे या कठिन लगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा यही गया था। ओणम अब सबको पता है, बहुत फेमस है। कहाँ का है ये? केरल का। ये तो सबको पता होगा कि ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले केरल में जो और कुछ पूछा जाता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे केरल में बहुत फेमस है पदेयनी, बहुत पूछा जाता है कहाँ का है, तो ध्यान रखेंगे केरल का है। उसके साथ ही साथ पदेयनी तो ध्यान ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे वल्लम काली बोट रेस, बहुत पूछी जाती है। वल्लम काली बोट रेस कहाँ की है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे केरल का है। तो केरल का पदेयनी, उसके बाद वल्लम काली बोट रेस, कलारी पट्टू और ये ओणम, ये सब कहाँ के हैं? केरल के। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस सेट सारे को सॉल्व किया होगा तो कई बार मैंने बताया है। और आप लोगों के पेपर में भी एसआई में भी पूछा गया था कि मोपिन कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में। तो अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ उत्सव हम लोग देख लेते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश आप लोग नोट करिएगा और लिखिएगा क्या? मोपिन लिखिएगा। नंबर 1 मोपिन। उसके बाद पांगसाउ, सांगकेन, जायरो, मुरुंग, तमलाडू, न्योक्युम, सोलुंग, लोसर, ये सारे कहाँ के हैं? ये सारे अरुणाचल प्रदेश के हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के भी बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा थोड़ा। जो बहुत पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं बता रही हूँ। जैसे पहला लावड़ी तमाशा, लावड़ी तमाशा, धनगिरी गजा, लेजिम, ये और पावड़ा भी ध्यान रखेंगे, पावड़ा। तो कौन कौन से हो गए? लावड़ी, तमाशा, लेजिम, धनगिरी गजा और पावड़ा, ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और मोढेरा कहाँ का है? गुजरात का। ध्यान रखिएगा। तो ये सारे मैंने ऑप्शन के सारे बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वो किस मिशन से जुड़ी थी? तो गंगाधर चट्टोपाध्याय उन्होंने क्या दिया था सिद्धांत? उन्होंने क्या कहा था कि मानवता ही मोक्ष का साधन है। वो किस मिशन से यहाँ पर जुड़े थे ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे रामकृष्ण मिशन। और 2 प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट अभी तक हम लोगों ने किया है, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो समाज से ही पूछे गए थे। पहला पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने कब की थी, और एक पूछा गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो संभावना है कि आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। तब अब हम लोग यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। समझिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कहाँ की थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना। अब एक एक हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए रामकृष्ण मिशन को समझते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तब आप लोग ध्यान रखेंगे क्या? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और कब की थी? तो 1896 में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। बात कर ले कि प्रार्थना और कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में। पूछा जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पर हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। किया किसने था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना
स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो बम्बई में की थी, मुंबई में। ब्रह्म समाज की स्थापना कल के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने देखा 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। कहाँ पर? तो कलकत्ता। तो रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना कलकत्ता में हुई है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। आगे प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ध्यान रखिएगा कहाँ पर की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और कहाँ पर की थी? तो बम्बई में की थी। ध्यान रखिएगा। और एक आया था, आप लोगों को पता होगा कि किसकी यानी कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में किसकी स्थापना हुई थी? तो थियोफिजिकल सोसाइटी आप लोगों ने कल के प्रैक्टिस सेट में देखा था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नौपाषाण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियां बारहसिंगा, गजेल और चीतल के अवशेष मिले? अब आप लोगों ने आज चौथा प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का, चारों में नौपाषाण काल से क्वेश्चन आया है। एक आया था भिर्राना, आप लोगों को पता होगा, तो हरियाणा में मिला था। चावल का साक्ष्य नौपाषाण से कहाँ से आया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहाँ से मिला है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोल्डी हवा से मिला है। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि हिरण की 3 प्रजातियां कहाँ से मिली है नौपाषाण स्थल से? तो कोडेकल में। तो देखिए यहाँ पर नौपाषाण काल आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और इसी में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, एक ट्रिक बताई थी, गौरी चली घर से। जब गौरी चली, क्या बताया था मैंने? जब गौरी चली, मैंने ये आप लोगों को बताया था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ से साक्ष्य मिले वो मैंने बताया था। जा से क्या हो जाएगा? जौ। कहाँ से मिला? बनावली से। गा से गेहूँ, रा से रंगपुर से मिला। जब गौरी चली, तो चली से क्या हो जाएगा? चावल मिला। कहाँ से? लोथल से। तो मैंने बताया था, आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? अब सिंपली सभी लोग याद यही कर लेते हैं। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भाग 4A में इसे जोड़ा गया है। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन इसके अंतर्गत देखिए 51A के तक है, के मतलब 11। आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे तो पता होगा कि 11 नंबर पर है। तो 51A के तक इसका वर्णन किया गया है। तो कभी कभी इसके अंतर्गत जो है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इसमें पूछा गया। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसका वर्णन आर्टिकल 51A(9) में किया गया है। 51A(9) यानी कि आई में किया गया है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हमें 4 और नीचे दिए गए हैं, इसको भी ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या? इसमें से इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। ये अभी MTS में हाल ही में पूछा गया था, इसको बाद में जोड़ा गया है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो कई बार यही पूछा जाता है कि आर्टिकल 21A के समान कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में? तो यही है 51A की। इसमें भी शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि भारत के जो मतलब माता पिता है उनका अधिकार होता है, उनका एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे। तो ये इसमें है और ये MTS में भी हाल ही में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये जोड़ा गया था। अब इसमें क्या है? तो भारत के जो माता पिता हैं, नागरिक हैं, जो माता पिता हैं, उनका कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। तो ये इसमें कहा गया। और D में क्या है? देश की रक्षा करनी चाहिए भारतीय नागरिकों को, ये इसमें बताया गया है। और संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बनाए रखना भारतीय नागरिक को कर्तव्य होता है, ये F में दिया गया है। ध्यान रख सकते हैं आप लोग, लेकिन K तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो पुरंदर दास को। किसको? पुरंदर दास को किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है? तो चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 किसमें है 324 में किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी कारण 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। आर्टिकल 32 में इसका वर्णन है और भाग किस में है? तो भाग ध्यान रखेंगे 15 में। भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये आया था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की समय सीमा क्या होती है, यानी कि कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे, या तो क्या हो 6 साल एज हो जाए या फिर क्या हो जाए 65 वर्ष आयु पूरी हो जाए। दोनों में जो पहले हो जाता है उसी के हिसाब से उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन चुनाव आयोग से ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि राजभाषा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भाग 17 में किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है और भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन, यानी कि संविधान संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भाग 20 में। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज हुई थी? तो देखिए, वैसे तो सिंपली जब कोई वैसे रटते हैं ऑब्जेक्टिव तो यही ध्यान रखते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस में है? केरल में है, 94% है। और सबसे कम कहाँ पर है? तब बिहार में है, कितना? 61.4% ऐसे है। 61.4% किस में है? बिहार में। लेकिन दिए गए विकल्पों के हिसाब से सबसे कम किस राज्य में है? तब ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर है। हरियाणा मेघालय से कम कहाँ पर साक्षरता दर है? तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए, मैंने नीचे लिख भी दिया है कि मैक्सिमम ऐसे राज्य में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? तो केरल की है 94%, सबसे कम बिहार में। और कल आया था कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो सरचीप में है। कहाँ? सरचीप में। लेकिन ये पूछा नहीं गया था, ये पूछा गया था कि वो किस राज्य से किस राज्य का वो जिला है सरचीप। तो कहाँ का है? मिजोरम का। आप लोगों ने देखा भी होगा, कल के प्रैक्टिस सेट में था। ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट में वही सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, जून 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये सब क्वेश्चन किसके हैं? करंट अफेयर के प्रागवे आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फरवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार किस वर्ष भारत में लगभग 20 वर्षों में मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या सबसे अधिक थी? तो 2023 में। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक्सप्लेन करने वाला होगा, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रुककर। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रमुख ने अ लाइफ इन द शैडोज अ मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? अ लाइफ इन द शैडोज अ मेमोयर किसने लिखी है? आलोक जोशी, अरविंद दवे या A.S. दुलात? तो ये पुस्तक इन्हीं की है, A.S. दुलात की। नीचे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जनगणना से ही आया है। जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से सेंसस पढ़कर जाइएगा। भारत में 1991 से 2011 तक बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं में कितनी हुई? उनकी संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई, स्थिरता वही रही या कमी हुई, या पहले वृद्धि हुई फिर कमी? तो 1991 में भारतीय स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद 11वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना थी। तो 1951 से लेकर 2011 तक प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या
क्या हुई है इनकी जनसंख्या में अनुपात में, बाल लिंगानुपात में क्या हुई है, हर साल कमी आई है। क्या हुई है? कमी आई है। अब इससे क्वेश्चन बनता है, मैंने ये दोनों पॉइंट अच्छे से लिख दिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार जेंडर गैप देखा जाए तो महिलाओं यानी कि पुरुषों और महिलाओं में, मेल फीमेल में, तो 1000 मेल पर 1000 पुरुषों में 943, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ये बात हो रही है। लेकिन बाल लिंगानुपात पर देखें हम लोग तो बाल लिंगानुपात पर 1000 बॉय पर 1000 लड़कों पर कितनी गर्ल्स हैं, कितनी लड़कियां हैं, तो 919। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में, इतना आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है कि वसा को शर्करा में कौन बदलता है, तो ग्लाइकोजन, ये सभी को पता होगा, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बायो का कि वसा को शर्करा में कौन रूपांतरित करता है, तो ग्लाइकोजन। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, आप लोग भारत का मैप जानते होंगे और बहुत अच्छे से जानते होंगे, इधर बनाते हैं भारत का दक्षिणी मैप, यहाँ से आप लोगों को हर बात क्लियर हो जाएगी। ये है भारत का दक्षिणी मैप और आप लोगों को पता होगा यहाँ नीचे होता है लक्षद्वीप और ये होता है केरल का मालाबार तट, अंदर से देखिए तो ये होता है केरल का मालाबार तट और लक्षद्वीप यही है। तो पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो केरल के मालाबार तट के समीप ही ये होता है। और आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल तट कहाँ होता है, ये यहाँ पर होता है, कोरोमंडल तट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और कई बार यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि कोंकण किस राज्य के पास है, तो ये कर्नाटक के पास है। देखिए अभी नीचे होगा कि कोंकण कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। मालाबार तट कहाँ पाया जाता है, तो केरल में। और ये कोरोमंडल तट कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। ये बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखें। और ऐसी एक दक्षिणी मैप से ही एक क्वेश्चन आता है कि पंबन द्वीप कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। पंबन द्वीप तमिलनाडु में, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में, और यहाँ पर सालासीट द्वीप कहाँ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में। ये भी आता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ये देखिए महाराष्ट्र के कोंकण तट के करीब है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कोंकण कहाँ है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान किसी बिलियन में उदासीन को दर्शाता है, तो मैंने ये बताया था स्केल आप लोगों को कि यहाँ पर 7 होता है और 7 पर क्या होता है, बिलियन। आप लोगों को पता होगा कि ये बीच में 7 होता है, 7 से पहले, 7 के बाद। 7 पर बिलियन क्या होता है, बिल्कुल उदासीन होता है। 7 से पहले जितनी वैल्यू होती है वो उस पर क्या होता है, अम्लीय होता है, और उसके बाद वाले पे क्षार होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 से पहले कोई वैल्यू हो तो बिलियन अम्लीय, और 7 से ज़्यादा मान हो तो बिलियन क्षारीय, और 7 पर क्या होता है, बिलियन उदासीन हो जाते हैं। बिलियन की पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किसी सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्यों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये है, यही प्रदान करता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है वैसे, अक्सर सभी एग्जाम के किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है। अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया। मैंने इसे शायद दूसरे या तीसरे प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को गदर पार्टी बताया था। जिस दिन वो वाला क्वेश्चन आया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, उसी दिन मैंने गदर पार्टी आप लोगों को बताई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1913 को, नोट कर लीजिएगा। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का गठन हुआ था। लाला हरदयाल ने इसका गठन किया था, ये संस्थापक थे। और जो मोहन सिंह थे ये इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913, संस्थापक इसके लाला हरदयाल थे और इसके अध्यक्ष मोहन सिंह थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आ गई है पार्टी,
तो यहाँ से थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, मतलब और सवाल। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभी क्वेश्चन पीछे आया था, दूसरे या तीसरे शिफ्ट में आप लोगों ने देखा था। तो विनायक दामोदर बी.डी. सावरकर ने किया था। बी.डी. सावरकर, ध्यान रखेंगे, कब किया था इन्होंने? तो 1904 में किया था। 1904 में किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? अभिनव भारत की। बात आती है अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। भूपेंद्र दत्त, वरिंद्र घोष, दो लोगों ने मिलकर किया था। और इसका नारा या उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। तो ये भी ध्यान रखें, अनुशीलन समिति हो गई। उसके बाद एक आता है क्या? 1907 में ध्यान रखेंगे कि मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट में जर्मनी में भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को फहराया था और वो सोशलिज्म पर भाषण दे रही थी। वो एक क्या थी? पारसी महाराष्ट्रियन महिला थी। तो ये उनसे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। उन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। तो और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आई होप आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। दो बातें और नोट कर लीजिएगा। क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। और उसके बाद आप लोग एक और ध्यान रखेंगे, 1928 में क्या ध्यान रखेंगे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद। ये एक शिफ्ट में आ भी चुका है, तब इसे ध्यान रखेंगे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मैंने पहले भी बता दिया, 6 वर्ष होता है। तो 65 वर्ष आयु, ये 65 वर्ष आयु पहले पूरी हो गई तब ठीक है, तब हटा दिए जाएंगे पद से। या 6 वर्ष हो गया उनका कार्यकाल तब वो हटा दिए जाते पद से। तो राइट आंसर हम लोगों का यही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, नाम मत भूलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कर्नाटक संगीत के भक्ति रूप को दर्शाती है? तो देवरा नाम। पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? बहुत पूछा जाता है पंडवानी। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का पंडवानी लोक नृत्य है। ये भी आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है? अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की बात आ गई तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल बनते हैं, यहाँ पर सारे आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, आर्टिकल 137। अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान है आर्टिकल 137 के तहत। आप लोग ध्यान रखेंगे 124 और 131, 129 और यहाँ पर दिया ही है 137। इतने आर्टिकल ध्यान रखना है। 124 में क्या है? 124 में बताया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 131 में क्या बताया गया है? इनके कुछ आरंभिक बेसिक जो शक्तियाँ इनके पास है, इसका वर्णन किया गया है। आरंभिक शक्तियों का वर्णन आर्टिकल 131 में किया गया है। और बात कर ले हम लोग किसकी? बात कर ले आर्टिकल 129 की। तो ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका ये बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 129 में। 131 में क्या है? 131 में इनके आरंभिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय होगा ये आर्टिकल 124 में। और आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है जो इसमें दिया गया है। ये बहुत पूछा जाता है, लोग ध्यान रखेंगे। निर्णयों की समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, दोनों में से कोई भी लिख कर दे तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति या निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति आर्टिकल 137 के आधार पर है। और 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 129 कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। 131 में उनके आरंभिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये 5 आर्टिकल आप लोगों को 4 आर्टिकल ध्यान रखने हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। और पूरा का पूरा पर्वत ही उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक आता है
नंदा देवी पर्वत से आप लोग यहाँ पर एक नागी बांध आता है, ये मत ध्यान रखिएगा कि इसी में, ये ध्यान रखिएगा कि ये इसमें नहीं है, तो यही राइट आंसर है, ऑप्शन में होगा नीचे। तो उत्तराखंड में कौन सा बांध नहीं है? रामगंगा बांध है, टिहरी बांध भी यहीं पर उत्तराखंड में ही है, लखवार बांध भी यहीं पर है, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर यही हो जाएगा, ये नागी बांध उत्तराखंड में नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से पढ़कर जाइएगा आप लोग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान देता है? आप लोगों ने अगर मेरे साथ प्रैक्टिस सेट भी किया होगा तो संविधान के तो क्वेश्चन आप लोग सारे बना पा रहे होंगे। तो देखिए, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 21 में दिया गया है। 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया, जो मैंने पीछे बताया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो 21A में किसका वर्णन है? शिक्षा का, लेकिन आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है। 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संरक्षण, गिरफ्तारी के संरक्षण 22 में दिए गए हैं। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। और आर्टिकल 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोगों को पता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ये 25 में किया गया है। तो आई होप ये आप लोगों को वैसे भी आते होंगे, अगर आप लोगों ने मेरे प्रैक्टिस सेट को भी देखा होगा तब। देखिए, निम्नलिखित में से किसने द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स लिखी है? किसकी पुस्तक है ये? चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी की है। किसकी है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अरविंद अडिगी, इनको भी देख लीजिए, ये आए थे एक शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में आप लोगों ने देखा था कि द व्हाइट टाइगर किसकी है? तो अरविंद अडिगा की है। इनकी भी पूछी गई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। भारत में रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के समूह का चयन कीजिए। उड़द और मूंगफली है, वो चना और धान है। तो चना धान तो नहीं होता, चना गेहूँ होता है, गेहूँ चना आप लोगों को पता होगा। बाजरा और ज्वार, तो ये सब बिल्कुल गलत है। चना और सरसों बोई जाती है, गेहूँ भी बोया जाता है, तो इसके साथ में ये होगा। खरीफ की फसलों में आप लोग ध्यान रखते हैं चावल उगाया जाता है, जायद की फसलों में खरबूजा तरबूज। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा भारत का एक कृषि नहीं है, यानी कि कृषि मौसम नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि यही तीनों है, रबी, खरीफ, जायद। इसके अलावा कोई दे तो वो नहीं होगा, ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 उद्देश्य भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम को किससे प्रतिस्थापित करना था? तो 1925 का जो अधिनियम से, उससे प्रतिस्थापित करना था। यहाँ से आर्टिकल 110 देखेंगे कि ध्यान विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया। तो ये तो करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 2 अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो संजय सेठ राइट आंसर है इसका। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? कावेरी, सतलुज, गोदावरी, कृष्णा। तो आप लोगों को पता होगा कि ये कावेरी, गोदावरी और ये कृष्णा सारी दक्षिण की ही नदियाँ, लेकिन जो सतलुज है वो कहाँ की है? तो ये नहीं है, आप लोगों को पता होगा। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये यहाँ से आप लोगों को पता होगा, यहाँ से निकल कर पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान से बहते हुए अरबियन सी में आकर मिलती हैं। तो सतलुज राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पर क्या है देखिए। डाट शासन का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। आप लोगों को पता होगा अब्राहम लिंकन जी का वो फेमस कोट, क्या? जनता का जनता द्वारा जनता का शासन ही लोकतंत्र होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर लोकतंत्र ही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या पूछा जाता है
कि भारतीय प्रस्तावना में किस न्याय की व्यवस्था नहीं की गई है। तो लोकतंत्र या धार्मिक न्याय नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय की बात की गई है बस। ना तो लोकतंत्र बताएंगे ना तो धार्मिक। ये कई बार क्वेश्चन ये भी आया है, आप लोग ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में से किसने 1929 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया। बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। 1828 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। अभी आप लोगों ने देखा था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पुस्तक का क्या नाम है? आप लोगों को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने सोम प्रकाश पुस्तक लिखी है। आप लोगों को आई होप पता होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। भाप इंजन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करता है? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। साइंस का ये ऐसे ही कुछ नियम, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने, चेर वंश ने, पांड्य वंश ने या चोल वंश ने? किसने हराया था? राष्ट्रकूट वंश। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग ये बताइए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं। कौन है? दंती दुर्ग। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोल वंश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। किसने? इसने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया था चेर शासक ने। तो ये किस नंबर का क्वेश्चन था? 33। नीचे देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 34 क्या क्वेश्चन है देखिए। निम्नलिखित में से कौन जून 2024 में मैक्सिको के राष्ट्रपति बने, जो एक जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी के पूर्व मेयर थे या थी? कौन बने? क्लाउडिया शिनबाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन देखिए 35 क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये किसने किया था? शाहजहां ने किया था। अब ध्यान रखिएगा शाहजहां से ये कि इनके काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग शाहजहां और चित्रकारी का जहांगीर को कहा जाता है। अब यहाँ पर मुगल की बात आ गई तो ध्यान रखिएगा मुगल शासक के क्रम भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा बाहों में आजा सनम। अब देखिए बा से बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, ये होते हैं इनके क्रम। और यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। और अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय या जिन्हें जफर भी कहा जाता है, बहादुर जफर। तो वो अंतिम शासक थे और बाबर संस्थापक थे। और सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, ये इनके क्रम ध्यान रख लीजिएगा। इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि क्रम बहुत बार पूछा जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को गुप्त वंश के भी बताया था, कई बार मैंने बताया है आप लोगों को पता भी होगा। देखिए सा से श्रीगुप्त, चा से चंद्रगुप्त प्रथम, फिर सा से समुद्रगुप्त, यहाँ से श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर यहाँ से समुद्रगुप्त, फिर यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर यहाँ के हट जाएगा, फिर यहाँ से कुमारगुप्त, फिर यहाँ से स्कंदगुप्त। तो यहाँ से आप लोगों को ये ध्यान रखिए, अब यहाँ पर है नहीं तो सोच सोच के कस के भागा। विष्णुगुप्त ये पूरी ट्रिक है। तो श्रीगुप्त संस्थापक थे गुप्त वंश के और अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, दोनों ध्यान रख लीजिएगा। क्रम पूछा जाता है तो आप लोग कुछ नाम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन सा पूर्व भारतीय निशानेबाज 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का पहला भारतीय अध्यक्ष बना? कौन बना? राजवर्धन सिंह राठौर, जयदीप करमाकर, राजा रणधीर सिंह या विजय कुमार? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करंट का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था, जिसे हेलिस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर बाद में उसका नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम पहले था हेमिस नेशनल पार्क। 1936 में बनाया गया था। वर्तमान में इसका नाम क्या है?
वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तब ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है? हेमिस। हेमिस सबसे बड़ा है और सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में। हेमिस लद्दाख में, साउथ बटन अंडमान निकोबार में। और ये क्वेश्चन आप लोगों का है क्या? होमवर्क। इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को ऐसा लगा है, वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव है आप लोगों का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। थैंक यू।